में उस चैप्टर के क्वेश्चन को बता दो। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में ध्यान से सुन लेना प्रश्न। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें। एक है स्टेटमेंट, प्राचीन काल में प्राकृत भाषा देश भर की संपर्क भाषा या लिंगुआ फ्रैंका का काम करती थी। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, प्राचीन काल के दो महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना मूल रूप से संस्कृत भाषा में हुई थी। तीसरा है, सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृत ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। चौथा है, हमारे देश का नाम इंडिया अरबी और फारसी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ था। तो बताइए इसमें से कौन कौन तीसरा गलत है सर। तीसरा गलत है सर। प्राकृतिक और अवधि में नहीं लिखी गई है, अरमाइकी में भी लिखी गई है सर। अरमाइक, फारसी, ब्राह्मी, प्राकृत। ओके, गुड़िया समझ में आया तुम्हें? गुड़िया, ये भाई ये कहाँ रहता स्टेटमेंट है? सम्राट अशोक और समुद्रगुप्त दोनों चक्रवर्ती राजा थे। कौन कौन सा सही होगा इसमें? सर दोनों सही है। दोनों सही है सर। दोनों सही है। गुड़िया सर बोलो, क्या सही है दोनों की नहीं? दोनों सही है। देखो, चक्रवर्ती राजा वही होता था। यूपीएससी का प्रश्न रहा है, याद रखना भैया, स्टेटमेंट वाइज पूछा गया है। पहला वाला जो प्रश्न पूछे थे वो भी स्टेटमेंट के रूप में आया हुआ है, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, बता दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, आर्यों के सांस्कृतिक उपादान के संदर्भ में सही कथन बताना है। पहला स्टेटमेंट है, आर्य सांस्कृतिक उपादान द्रविड़ और तमिल संस्कृत से आए थे। दूसरा है, प्राक आर्य जातीय उपादान वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति के अंग हैं। कौन कौन सा सही है इसमें? दोनों गलत है सर। ये दोनों उल्टा कर दिया, गलत है दोनों। दोनों गलत हैं। अनन्या कैसे गलत है भाई, तुम बताओ जी, कैसे गलत हो गए दोनों स्टेटमेंट? ये वाला याद नहीं है मुझे। चलो मीनू तुम बताओ फिर कैसे गलत हो गया। अरे भैया, क्योंकि आर्य सांस्कृतिक उपादान जो है उत्तर के वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति से आए हुए थे, जबकि प्राक आर्य जातीय उपादान दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृति के अंग हैं। ओके, ध्यान रखना। जी जी सर। भौगोलिक ढांचा वाले से चैप्टर से 2 प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर अपना। सही कथन बताना है। पहला स्टेटमेंट है, मानसूनी पवनों के संदर्भ में के बारे में बात करनी है। तो पहला है स्टेटमेंट इसमें, प्राचीन भारत के लोगों को मानसून पवनों की दिशा के बारे में जानकारी थी। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत के लोग मानसून पवनों के ज्ञान के कारण पश्चिम एशिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के साथ व्यापार करने में समर्थ हुए थे। जी सर, दोनों सही है सर। दोनों सही को ज्ञान था इसका। दोनों सही है मीनू? यस सर, दोनों सही है। हाँ, मानसून का ज्ञान हो जाने से भारतीयों को क्या फायदा हुआ? ये पश्चिम एशिया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार संबंध, ये ही साथ अपने सांस्कृतिक संपर्क को भी स्थापित कर लिए थे। ठीक है, याद रखना इस बात को। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में नदियों के बीच स्थित राज्यों के बारे में सही कथन बताना है। पहला स्टेटमेंट है, उत्तर में भीमा, दक्षिण में तुंगभद्रा के बीच का राज्य कर्नाटक के रूप में पहचाना जाता है। दूसरा, बादामी के चालुक्य और राष्ट्रकूटों का शासन तुंगभद्रा नदी के उत्तर में पड़ता था। तीसरा, प्राचीन कलिंग देश की सीमा उत्तर में महानदी और दक्षिण में गोदावरी नदी तक थी। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा इसमें? दोनों सही है। हैं? तीनों सही है सर। मीनू मीनू जी दोनों सही है। हमने 3 स्टेटमेंट बोले हैं। अनन्या बताओ जल्दी। तीनों सही है। अंशु, गुड़िया, सर तीनों सही हैं। खुशबू, महनाज, सर हम याद। चैप्टर का नाम है प्रस्तर युग आदिम मानव। प्रस्तर युग का मतलब, बात हो रही है पाषाण काल की। ठीक है, आदिम मानव। पाषाण काल जो है कौन कौन से हैं? पूरा, मध्य, नव। ठीक है, ये 3 पाषाण काल हैं। पाषाण काल के 3 पार्ट हैं। मध्य पाषाण काल में क्या होता है? एक ऐसी घटना घटती है जिसकी वजह से लोगों को खेती करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि उनके जानवर भी पालने की शुरुआत वो लोग कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं बहुत सारे। ऐसी कौन सी घटना घटती है? लगभग 10,000 वर्ष पहले क्या होता भाई? बर्फें पिघलने लगती हैं। बर्फों का पिघलना शुरू हो जाता है, और बर्फों के पिघलने की वजह से यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, याद रखना, मध्य पाषाण काल के दौरान ही बर्फों का पिघलना शुरू हुआ है। बर्फों के पिघलने की वजह से क्या क्या हुआ?
चरागाह भूमि खूब सारी बहुत लंबी चौड़ी मिल गई, लोगों को खेती करने के लिए जमीन पर्याप्त मात्रा में मिल गई। ठीक है, यहां से मानव के मानवीय विकास की शुरुआत मानी जाती है सही ढंग से, याद रखना इस बात को। ठीक है, नवपाषाण में आते आते क्या होता है, मानव जो है पूरी तरह से विकसित हो जाता है। आप पढ़ेंगे इतिहास तो मध्य पाषाण काल से ही आपको पशुओं के अवशेष, अनाज के अवशेष मिलने लगते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना आप लोग। ठीक भैया, एक मिनट रुक जाओ। इस दौर में हम कई सारी संस्कृतियों के बारे में पढ़ने लगते हैं। पेन कहाँ रख दिया, देखो, अच्छा है, मिल गई। ठीक है, इस समय कई सारी संस्कृतियां, इसी में हम चापिंग, पेबुल संस्कृति के बारे में भी पढ़ते हैं। कहां पे देखने को मिलती है ये चापिंग, पेबुल संस्कृति? कहां देखने को मिलेगी आपको? ये मिलेगी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मिलेगी। कहां पे मिलेगी पाकिस्तान में? पंजाब में मिलेगी। पंजाब में कहां मिलेगी? सोहन नदी घाटी क्षेत्र में। सोहन नदी घाटी क्षेत्र में मिलेगी चापिंग पेबुल संस्कृति, याद रखना। ओके, और क्या इस समय आपको एक चीज और आप लोग समझ सकते हैं, झूकर झांगर संस्कृति के साक्ष्य भी मिलने लगते हैं। ठीक है, झूकर झांगर नहीं सुना है? झूकर झांगर बागोर राजस्थान से बिल्कुल कुछ से। ठीक है, और आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम हो गया नर्मदापुरम, नाम याद रखना। और जो बागोर है आपको पड़ता है भीलवाड़ा राजस्थान में। इन दोनों जगहों से, ये दोनों मध्य पाषाणिक स्थल है भाई, और मध्य पाषाणिक स्थल के साथ साथ यहां से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। ओके, कुछ ऐसी चीजें इसमें देखेंगे हम लोग, अच्छे खासे देखेंगे, चिंता मत करो। शुरुआत करेंगे पूरा पाषाण युग या फिर पैलियोलिथिक युग, आखेटक और खाद्य संग्राहक। उस समय कौन थे? उस समय शिकारी लोग हुआ करते थे, आखेटक होते थे, साथ में वो संग्राहक भी होते थे। कैसे? लगभग 400 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी है हमारी पृथ्वी। इसकी परत के विकास से 4 अवस्थाएं प्रकट हुई। चौथी अवस्था जो चतुर्थिकी है, क्वाटरनरी कहलाती है। चौथी अवस्था क्या है? मतलब पृथ्वी के परत की चौथी अवस्था क्या है? चतुर्थिकी, क्वाटरनरी, याद रखना, जिसके 2 भाग हुए। एक हुआ अतिनूतन, क्वाटरनरी के 2 भाग हैं। क्वाटरनरी के 2 भाग हैं, एक है अतिनूतन और दूसरा क्या है? दूसरा है अद्यतन। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अतिनूतन को क्या बोलेंगे? प्लीस्टोसीन। ये आपका प्लीस्टोसीन युग है, प्लीस्टोसीन है। और ये कौन सा है? ये है होलोसीन। होलोसीन पहला। हाँ, पृथ्वी के परत के विकास की चौथी अवस्था है क्वाटरनरी, जिसके होते हैं 2 भाग, अतिनूतन, अद्यतन। अतिनूतन को बोलते हैं प्लीस्टोसीन, अद्यतन को बोलते हैं होलोसीन। ठीक है, अब ये जो दोनों हैं, इन दोनों में जो अंतर देखने को हमको मिलता है, पहला वाला है 20 लाख साल पुराना, जो अतिनूतन है, ये लगभग 20 लाख साल पुराना है। और ये कितना है? ये 10,000 साल पुराना है। 10,000 साल पुराना है। दूसरा आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले शुरू हुआ। कहा जाता है कि मानव धरती पर प्लीस्टोसीन के आरंभ में पैदा हुआ था। इसी समय असली गाय, असली हाथी, असली घोड़ा भी उत्पन्न हुआ था। मानव कब आया है? प्लीस्टोसीन युग में। प्लीस्टोसीन मतलब 20 लाख साल पहले मानव आ चुका था धरती पे। उसके साथ साथ असली वाले जो आज के समय गाय, हाथी, ये सब देखते हैं, घोड़ा, ये सब उसी समय के रहे हैं। परंतु लगता है ये घटना अफ्रीका में लगभग 26 लाख वर्ष पहले हुई होगी। अफ्रीका में क्यों हुआ होगा? कई सारे ऐसे साक्ष्य मिलते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका को ही मानव सभ्यता का जन्मदाता माना जाता है, जन्मस्थली माना जाता है अफ्रीका की भूमि को, याद रखना इस बात को। आदिम मानव के जीवाश्म फॉसिल भारत में नहीं मिले हैं, ये बात याद रखना। इसको लिख लो, चाहे तो अंडरलाइन कर दे रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लेना। मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमावर्तन ग्लेशिएशन काल के बताए जाने वाले संचयों में मिले पत्थर के औजारों से मिलता है, जिसका काल लगभग कितना है? 2.5 लाख ईसा पूर्व। ठीक है, लेकिन हाल में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से जिन तथ्यों की रिपोर्ट मिली, उनके अनुसार मानव की उपस्थिति और भी पहले 14 लाख वर्ष पूर्व रखी जाती है।
महाराष्ट्र के बोरी में। बोरी बंदर नाम सुना होगा आपने? नहीं बोरी बंदर नाम सुना है तो आपने एक मूवी देखी होगी चुप चुप के, है ना, जब शाहिद कपूर गूंगा और बहरा का वो लेता है, रोल अदा करने लगता है, तो परेश रावल तो अस्पताल में खाता रहता है, तो परेश रावल क्या करते हैं, आके बताते हैं उसको एक्टिंग करके, तो अपनी पर्स को रखते हैं पीठ पे, बोरी बोरी हो गई, फिर बंदर की एक्टिंग करवाते हैं राजपाल यादव से। अगर नहीं देखा हो आपने, देख, बोरी बंदर है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में वो जगह है बोरी। बोरी क्यों जाना जाता है? बोरी में एक ऐसी रिपोर्ट मिली है जिसमें यह पता चलता है कि मानव की उपस्थिति भैया 14 लाख साल पहले हुई थी। ओके, बोरी से ये बात का जानकारी मिलता है हमको। पर इस तथ्य पर और खोज की जरूरत। अब मालूम होता है कि अफ्रीका की अपेक्षा भारत में मानव बाद में बसे। हालांकि इस उपमहाद्वीप का पाषाण तकनीक मोटे तौर पर उसी तरह विकसित हुआ है जिस तरह अफ्रीका में हुआ था। मतलब भारत का जो पाषाण है, सभ्यता है, वो अफ्रीका के समान है। ये कहने का मतलब है अफ्रीका के समान, ठीक है। चलिए, भारत में आदिम मानव पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का इस्तेमाल करता था। अनगढ़ मतलब जो गढ़ा नहीं गया हो, ठीक है। अपरिष्कृत मतलब ज्यादा छांट वाट नहीं की गई है, सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया है, उनको यूज किया गया है औजार के रूप में, ठीक है ना, याद रखना, ठीक भाई। मतलब यहाँ के पाषाण सभ्यता का जो विकास हुआ अफ्रीका के समान है, ठीक है। और साथ में जो मानव थे यहाँ के, वो कैसे थे, उन्होंने जिन औजारों का यूज किया वो अनगढ़ रहे हैं और परिष्कृत औजार के प्रयोग किए हैं। पत्थरों के औजार रहे, ये भी याद रखना है। ऐसे औजार कहां मिले हैं? देखो, अनगढ़ और अपरिष्कृत, लिख लो तो, अनगढ़ और अपरिष्कृत औजार कहां कहां मिले हैं? सिंधु, गंगा, जमुना के कछारी मैदानों को छोड़ के सारे देश में पाए गए। मतलब अनगढ़ और अपरिष्कृत औजार आपको 3 जगह देखने को नहीं मिलेंगे, सिंधु के क्षेत्र में, गंगा के क्षेत्र में, जमुना के कछारी क्षेत्र में। कहां मिलेंगे आपको? बाकी पूरे भारत में मिलेंगे। ओके। तराशे हुए पत्थर के औजार और फोड़ी हुई मिट्टियों से वे शिकार करते, पेड़ काटते, अन्य कार्य भी करते थे। इस काल में मानव अपना खाद्य कठिनाई से ही बटोर पाता था। बटोर मतलब इकट्ठा कर पाता था और शिकार करता था, शिकार से जीता था। वो खेती करना, घर बनाना नहीं जानता था। यह अवस्था सामान्यतः 9000 ईसा पूर्व तक बनी रही है, ठीक है। 9000 ईसा पूर्व तक ये अवस्था बनी रही। ओके। पूरा पाषाण काल के औजार छोटा नागपुर के पठार से मिले, जो 1 लाख ईसा पूर्व के हो सकते हैं। ऐसे औजार जिनका समय 20,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच है, आंध्र प्रदेश के कुरनूल शहर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर मिले हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा। भारत की पाषाण सभ्यता अफ्रीका के समान थी, ठीक है। तो पूरा पाषाण के जो औजार हमको मिले हैं छोटा नागपुर पठार में, वो कब के हैं? लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं, याद रखना, लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे औजार जिनका समय 20,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच है, वो कहां मिले? तो आंध्र प्रदेश के कुरनूल शहर से 55 किलोमीटर की दूरी पर मिले। आंध्र प्रदेश के कुरनूल शहर, ठीक है, याद रखना भाई। चलिए, कुरनूल शहर से जो औजार हमको प्राप्त हुए हैं ये लिख लो। कुरनूल शहर से प्राप्त औजार 20,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच के रहे हैं, ठीक है। इनके साथ हड्डी के उपकरण भी प्राप्त हुए कुरनूल शहर के आसपास में, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, कितना याद रखना भाई। कुरनूल से जो मिले हैं वो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए, ये भी लिख लेना इसी में। और पशुओं के अवशेष मिले। क्या क्या मिले हैं? कुरनूल से 55 किलोमीटर की दूरी पर हमको हड्डियों के उपकरण मिले और पशुओं के अवशेष मिले, पशुओं के साक्ष्य मिले, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की बेलंग घाटी में जो पशुओं के अवशेष मिले उनसे ज्ञात होता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भी कुछ मिला है। मिर्जापुर जिला में एक जगह है बेलंग घाटी। आपने एनसीईआरटी में क्या पढ़ा है? बेलंग घाटी इलाहाबाद के आसपास के एरिया में दिखता है आपको ना जी। लेकिन इसमें क्या है, ये मिर्जापुर जिले की बात हो रही है। अब ये ठीक है, दोनों एक दूसरे के अगल बगल में ही हैं, गंगा किनारे वाले दोनों शहर हैं। जैसे हम क्या पढ़ते हैं कि भारत का मानक समय जो है, कभी हम नैनी से होकर पढ़ते हैं, कभी हम मिर्जापुर से भी पढ़ लेते हैं। दोनों उत्तर सही है, लेकिन अगर नैनी और मिर्जापुर दोनों साथ में
आंसर में आ जाए तो उसमें मिर्जापुर ही सही होता है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। सर मिर्जापुर इलाहाबाद के पास है, इलाहाबाद में जहाँ है, इलाहाबाद के वहीं से आसपास। गुजरती है। तो मिर्जापुर के बेलन घाटी में क्या मिले हमें? पशुओं के अवशेष मिले हैं। ध्यान रखना, लिख लेना इसको। यहां पे क्या क्या मिला है? बेलन घाटी क्षेत्र से हमको क्या क्या मिला, ऐसे लिख लो। बेलन घाटी, बेलन घाटी क्या क्या मिला है? बकरी, भेड़, गाय, भैंस के अवशेष मिले हैं। ठीक है ना, बेलन घाटी से मिले। बेलन घाटी मतलब मिर्जापुर का एरिया। फिर भी पूरा पाषाण युग की आदिम अवस्था का मानव शिकार और खाद्य संग्रह पर जीता था। इतना सब कुछ था, फिर भी वो ऐसे ही था। पुराणों में केवल फल और कंदमूल खाकर जीने वाले लोगों की चर्चा है। इस तरह के कुछ लोग तो आधुनिक काल तक पर्वतों और गुफाओं में रहते और उसी पुराने ढंग से जीते आए हैं। भारत की पुरापाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लेस्टोसीन काल या हिमयुग में हुआ। प्लेस्टोसीन जो युग है वो क्या है? हिमयुग है। उस समय बर्फें जमी होती थी चारों तरफ, इसलिए उसको बर्फीला युग कहा गया, हिमयुग कहा गया। ठीक है मतलब ये मध्य पाषाण काल नहीं है, ये पुरापाषाण काल है। ठीक है, यदि पत्थर के औजारों के साथ मानव अवशेष जो अफ्रीका में मिले वो 26 लाख वर्ष पुराने माने जाते हैं। यदि हम भारत में मिली बोरी की सामग्री को छोड़ दें तो पत्थर के औजारों से स्पष्टता लक्षित मानव की पहली उपस्थिति मध्य प्लेस्टोसीन अर्थात 5 लाख वर्ष से पूर्व की नहीं ठहरती है ना। ठीक है ना भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत है? ओके, ये हो गया। प्लेस्टोसीन काल में पृथ्वी की सतह का बहुत अधिक भाग, खासकर अधिक ऊंचाई पर और उसके आसपास के स्थान बर्फ की चादरों से ढका रहता था। प्लेस्टोसीन युग हिमयुग था, जिसकी शुरुआत मानी जाती है पुरापाषाण के विकास से। ध्यान है, याद रखना इसको। यह ऐसा युग था जिसमें मैदानी क्षेत्र तो छोड़ दें, लेकिन मैदानी क्षेत्र में भी थे, लेकिन खास करके अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उसके आसपास के इलाकों में बर्फ जमे हुए दिखते थे, इसलिए इसको हिमयुग कहा गया। लेकिन पर्वतों को छोड़ दिया जाए तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बर्फ से मुक्त था। तो कौन सा क्षेत्र बर्फ से मुक्त था भाई? हिम पर्वत के अलावा उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र था वो बर्फ से मुक्त था, बल्कि वहां दीर्घकाल तक भारी वर्षा होती रही है। ओके, ध्यान रखना इसको। पुरापाषाण युग की अवस्थाएं बात कर लेते हैं। भारतीय पुरापाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु भारतीय पुरापाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। यहां पे इस बात को ध्यान रखना है कि पुरापाषाण युग को किन आधारों पर विभाजित किया गया। तो 2 आधारों पे विभाजित किया गया। एक तो अपना कौन सा है? पुरापाषाण युग, लिख लो तो, युग का विभाजन कौन कौन से हैं? एक तो जलवायु परिवर्तन के आधार पर बांटा गया, और दूसरा किस आधार पर बांटा गया? पत्थर के औजारों के आधार पर। ठीक है, याद रखो। जैसे जब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, जो मध्य पाषाण काल को हम फलकीय संस्कृति भी बोलते हैं। फलक क्या हो गया? हाँ, मध्य पाषाण काल को हम क्या बोलते हैं? लिख लो तो, फलक संस्कृति बोलते हैं। ये बात याद रखना, फलक संस्कृति है ये। ठीक है, सर मध्य पाषाण है। अब ये फलक संस्कृति क्यों बोलते हैं? कि फलक जैसे उपकरणों का प्रयोग हुआ। और वो जो फलक जैसे उपकरण बने वो किसके बने थे? पत्थर के क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित फलकीय उपकरण के कारण इसको क्या कहा जाता है? फलक संस्कृति कहा जाता है। ओके, लिख लो इसको। लिख लिए महनाज? ध्यान रखना भाई। तो 2 आधारों पे विभाजन हुआ है। पहली को आरंभिक या निम्न पुरापाषाण युग बोलेंगे। पहले को क्या बोलेंगे? एक तो आपका ये है
निम्न पुरा पाषाण युग। दूसरा है मध्य पाषाण युग, मध्य पुरा पाषाण युग। तीसरा क्या है? ऊपरी पुरा पाषाण युग। तीसरा ये है। जब तक शिल्प सामग्रियों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिल जाती तब तक मोटे तौर पर पहली अवस्था को 5 लाख से 50,000 मतलब साफ है यहाँ पे, जो निम्न पुरा पाषाण है वो 5 लाख से कितना 50,000 वर्ष पूर्व का है। ओके ठीक भाई। और मध्य कब से कब तक का है? लिख लो, मध्य पुरा पाषाण काल ये माना जाएगा 50,000 से 40,000 वर्ष पूर्व। और तीसरा जो है आपका उच्च पुरा पाषाण काल, ये 40,000 से लेकर कब से कब तक का चलेगा? 10,000, 40 से 10,000 के बीच। ठीक है, अब यहां देखिए, लेकिन 10,000 ईसा पूर्व और 15,000 ईसा पूर्व के बीच दक्कन के पठार में मध्य पुरा पाषाण युग और ऊपरी पुरा पाषाण युग दोनों के औजार मिलते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही जगह पे एक ही समय के औजार मिल रहे हैं। जैसे दक्षिण की बात करें, दक्षिण में एक जगह है, दक्षिण में एक जगह थी कुलाल, सॉरी एक मिनट। जैसे मद्रास के पास में 2 जगह है, मद्रास के पास में 2 जगह है। कौन कौन सी है? मद्रास के पास में 2 जगह है। एक तो है बदमदुरई, लिख लो बदमदुरई, और दूसरा है अतिरपक्कम। इन दोनों जगहों से क्या मिला है? इन दोनों जगह से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। हैंड एक्स संस्कृति, हैंड एक्स मतलब हस्त कुठार बोलते हैं हिंदी में, या फिर आप कुल्हाड़ी बोल सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना इसकी खोज किन्होंने की है? यहाँ पे एक जगह यहीं पे है, पल्लवरम नाम है। पल्लवरम एक जगह है यहीं पे, यहीं मद्रास के पास में पड़ेगी पल्लवरम। इसकी खोज की थी 1863 में। किसने की थी? नाम है उनका रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, मतलब ब्रूस भी है फ्रूट भी है। ठीक है, सुबह ब्रश करना है, फल खाना है, बस बात खत्म। ठीक है, अगर पल्लवरम के बारे में भूल जाओ तो यही याद रखो, सुबह उठ के ब्रश करना जल्दी से, फिर फ्रूट खा लेना हमको, बस बात खत्म। ठीक है, कुल्हाड़ी से काटना है, कुल्हाड़ी से काट के ही हमको फल खाना है, बात खत्म हो गई। ठीक है ना, इतना याद रखना सब लोग। ठीक हो गया? क्लियर है? यस सर। हाँ चलो ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो यहां से हमको क्या मिलते हैं? दक्कन के पठार से हमको एक प्रश्न याद रखना है कि वो भारत का कौन सा स्थान है जहां से हमको मध्य पुरा पाषाण और ऊपरी पुरा पाषाण युग के औजार प्राप्त होते हैं। तो कौन सा स्थल है भैया? दक्कन का पठार है। ठीक है, क्लियर रखना चाहिए इसको। अधिक आरंभिक पुरा पाषाण युग हिम युग से गुजरा। इसका लक्षण है कुल्हाड़ी, हस्त कुठार, हैंड एक्स, विदारणी, क्लीवर, खंडक, चॉपर। चॉपर मतलब समझते हो ना? तो क्या क्या मिले हमको आरंभिक पुरा पाषाण युग में? क्या क्या हमको मिले हैं? सॉरी, हमको मिले हैं कुल्हाड़ी या हस्त कुठार, हैंड एक्स, विदारणी या क्लीवर, खंडक या चॉपर। उपयोग: भारत में पाई गई कुल्हाड़ी काफी हद तक वैसी है जैसी पश्चिम एशिया, यूरोप और अफ्रीका में मिलती है। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ वाला ये मामला क्योंकि गड़बड़ा रहा था। भारत में जो कुल्हाड़ी पाई गई वो कैसी थी उसके बारे में याद रखना। तो पश्चिम एशिया की तरह दिखी, यूरोप की तरह और अफ्रीका की तरह दिखी है। ठीक है भाई। पत्थर के औजार से मुख्यतः काटने, खोदने, छीलने का काम लिया जाता था। काटने का काम लिया गया किससे? कुल्हाड़ी से। खोदने का काम लिया गया विदारणी से, खंडक चॉपर से। और छीलने का काम किया गया किससे? विदारणी से। ठीक है ना। आरंभिक पुरा पाषाण युग के स्थल अब पाकिस्तान में पड़ी पंजाब की सोहन या सोहन नदी घाटी में पाए जाते हैं। सोहन नदी घाटी में अभी हमने क्या बताया था? चापर, चापिंग, पेबुल संस्कृति। नहीं भूलेंगे ना? याद रहेगा। ये आरंभिक पुरा पाषाण के स्थल हैं। आरंभिक पुरा पाषाण युग के स्थल पाकिस्तान में पंजाब में सोहन नदी घाटी क्षेत्र में पाए गए। कई स्थल कश्मीर थार भूमि में भी मिले। आरंभिक पुरा पाषाण कालीन औजार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले बेलन घाटी में पाए गए। जो औजार राजस्थान की मरुभूमि में डिडवाना क्षेत्र में, बेलन नर्मदा की घाटियों में, मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका की गुफा श्रेणियों में मिले, वह मोटी मोटी 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है
कि निम्न में से कहां से लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के औजार के साक्ष्य पाए गए हैं? तो आपको कौन कौन सी जगह याद हो गई भैया? देखो, बेलन घाटी अपनी है मिर्जापुर वाली, पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी भी है इसी में डिडवाना क्षेत्र राजस्थान वाला है, बेलन अपना मिर्जापुर, नर्मदा घाटी भी अपनी मध्य प्रदेश, भोपाल के पास भीमबेटका भी है, इसके शैलाश्रय जो चट्टानों से बनाए गए थे, ये सब क्या हैं? सर और आंध्र प्रदेश के कूनूर शहर भी है। हाँ, वो भी है। 1 लाख वर्ष पुराने औजार लिख दे रहे हैं, ठीक है ना? ध्यान रखना। शैलाश्रय का उपयोग मानवों के ऋतुकालिक बसेरे के रूप में किया जाता था। शैलाश्रय का प्रयोग वो लोग क्यों करते थे? तो भैया बारिश के मौसम में कहाँ घूमेगा आदमी? कहीं ना कहीं रुकेगा, ठीक है? जैसे हम जब पढ़ेंगे आगे तो हमको क्या मिलेगा? चूल्हा बना हुआ मिलेगा, बाहर भी, घर के अंदर भी। घर के बाहर चूल्हे पे खाना तब बनता था जब मौसम बढ़िया होता था, घर के अंदर खाना कब बनता था? जब मौसम खराब होता था। ओके, ध्यान रखना। तो ऋतुकालिक बसेरे के लिए प्रयोग होता था शैलाश्रयों का। हस्तकुठार द्वितीय हिमालयी अंतर हिमावर्तन इंटरग्लेशिएशन के समय के जमाव में मिले। इस अवधि में जलवायु में नमी कम हो गई थी, ठीक है? ध्यान रखना इसको, इतना ध्यान रखो बस, खाली लिखने की जरूरत नहीं इसको। ओके, अब रोक दें क्या? ठीक है, तो याद रखना है। मध्य पाषाण काल में क्या क्या देखने मिला? पत्थर की पपड़ी से बनी वस्तुओं का उद्योग मुख्य रूप से रहा है। इसमें फलक, वेधनी, छदनी, खुरचनी जैसे औजार हमको देखने को मिलते हैं। उनमें से वेधनी और फलक के हथियारों की बहुतायत मतलब अधिकता देखी गई है, ठीक है? ये हमने देखा। इसमें एक शब्द का प्रयोग हुआ, बटिकाश्म उद्योग। बटिकाश्म उद्योग है पत्थर के गोलों से वस्तुओं का निर्माण करने की एक उद्योग विधि है, जिसको हम बटिकाश्म उद्योग बोलते हैं, ठीक है? और इसमें फिर बात करेंगे ऊपरी पूरा पाषाणकालीन अवस्था की, तो इसमें आर्द्रता कम हुई। और हिमयुग क्या हुआ? हिमयुग की वो अंतिम अवस्था के साथ इसका विकास हुआ था, जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो रही थी। ये बात हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि मध्य पाषाण काल में ही बर्फों का पिघलना शुरू हो चुका था। विश्वव्यापी संदर्भ में ऊपरी पूरा पाषाण कालीन अवस्था में 2 विशेष रूप से परिवर्तन देखे गए। एक तो ये कि नए चकमक उद्योगों की स्थापना हो गई, और दूसरा आधुनिक प्रारूप के मानव का उदय हुआ, होमोसेपियंस का उद्भव हो गया था, ठीक है? भारत में फलकों, तक्षड़ी मतलब ब्लेड्स और ब्यूरिन्स, ब्लेड्स तक्षड़ी हैं, ब्यूरिन्स, इनका इस्तेमाल देखा जाता है भारत में खास करके। जो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार के पठार में और उनके इर्द गिर्द पाए गए, इन सबके। बात समझ आए? ऊपरी पूर्व पाषाणीय अवस्था के मानव के उपयोग के लायक गुफाएं शैलाश्रय भोपाल से दक्षिण में 40 किलोमीटर दूर भीमबेटका में मिले। गुजरात के टिब्बों के ऊपरी तलों पर ऊपरी पूरा पाषाणीय भंडार भी मिला है, जिसकी विशेषता है शल्क, फलक, तक्षड़ी, खुरचनी का अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाया जाना, ठीक है? गुजरात में एक जगह है टिब्बा कुछ है, उसके ऊपरी तल पे कुछ ऊपरी पूरा पाषाणीय भंडार भी मिले हैं। जो ऊपरी पूरा पाषाणीय भंडार मिले हैं उनकी कुछ अपनी विशेषता रही है, और विशेषता ये है आपकी शल्क है उनमें फलक, तक्षड़ी, खुरचनी का अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाया जाना, ये उनकी विशेषता रही है, ठीक है? आपसे पूछा जा सकता है गुजरात के टिब्बों के ऊपरी तलों पर पाए गए पूरा पाषाणीय भंडार की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो आपको पता होना चाहिए कि शल्क, फलक, तक्षड़ी, खुरचनी इनका अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाया जाना, ठीक है? ये इसकी विशेषता रही है। अतः देश के अनेकों पहाड़ी ढलानों और नदी घाटियों में पूरा पाषाणीय स्थल पाए गए, किंतु सिंधु और गंगा के कछारी मैदान में इनका कोई पता नहीं रहा। याद रखना है, पूरा पाषाणीय स्थल हमको सिंधु और गंगा के कछारी मैदान में नहीं मिले हैं, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। बात करें मध्य पाषाण काल, मीसोलिथिक युग, आखेटक और पशुपालक। यहाँ पे क्या थे? ये आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। पूरा पाषाण में, पैलियोलिथिक में आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। यहाँ पे कौन है? आखेटक हैं, पशुपालक हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालक शब्द का प्रयोग हो रहा, मतलब पशुपालन की व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है यहाँ से, ठीक है? और हमने 2 जगहों के बारे में बताया था, एक है आदमगढ़ और दूसरा है बागोर। आदमगढ़ कहाँ देखने को मिलेगा आपको? गुजरात एमपी में सर। हाँ, आदमगढ़ एमपी में है, होशंगाबाद जिला, जिसका नया नाम है नर्मदापुरम, और बागोर आपका राजस्थान में पड़ता है, भीलवाड़ा में, ठीक ना? ऊपरी पूरा पाषाण युग का अंत 9000 ईसा पूर्व के आसपास हिमयुग के अंत के साथ ही हुआ था, और जलवायु गर्म तथा शुष्क हो गई थी। जलवायु के परिवर्तन के साथ ही पेड़ पौधों, जीव जंतुओं में भी परिवर्तन हुए। मानव के लिए नए क्षेत्रों की ओर अग्रसर होना संभव हुआ। हमने पहले बताया है, बर्फों के पिघलने से जमीनों का विस्तार हुआ,
चारागाह भूमि में विस्तार हुआ, खेती करने की लालसा बढ़ी, आदमी जो है पशुपालक और खेतीहर के रूप में विकसित होना शुरू कर देगा। 9000 ईसा पूर्व से जलवायु की स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रस्तर युगीन संस्कृति में 9000 ईसा पूर्व में एक मध्यवर्ती अवस्था आई जो मध्य पाषाण युग कहलाती है। यह पूरा पाषाण युग और नवपाषाण युग के बीच का संक्रमण काल है। तो मध्य पाषाण काल जो है, मध्य पाषाण युग जो है वो क्या है, वो है एक संक्रमण काल किसका, पूरा पाषाण युग का और नवपाषाण युग के बीच का। मध्य पाषाण युग के लोग क्या करते थे, शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, लिख लो इसको, खाद्य वस्तुएं बटोर कर पेट भरते थे। आगे चलकर वे पशुपालन भी करने लगे यही लोग, ठीक है। ये लिख लेना, तो ये वाला चीज, बीरभान पश्चिम बंगाल, तिरुनेलवेली तमिलनाडु से प्राप्त मध्य पाषाण युग के औजार। तो तिरुनेलवेली और बीरभान ये दोनों कहां पे हैं और क्यों फेमस है, तो आपको ये पता होना चाहिए, लिख लो दोनों। इनमें शुरू के 3 पेशे तो पाषाण युग से ही, पूरा पाषाण युग से ही चले आ रहे थे, पर अंतिम पेशा नवपाषाण संस्कृति से जुड़ा है। शुरुआत के 3 पेशे कौन कौन से हैं भाई, शिकार करना, मछली पकड़ना, खाद्य वस्तुएं बटोरना। ये 3 चीजें कब से चली आ रही हैं, पूरा पाषाण। अंत में जो नवपाषाण में आके जुड़ता है वो जुड़ता है पशुपालन। मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजार कौन कौन से हैं, तो सूक्ष्म पाषाण, ये लिख लो, तो मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजार, सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार माइक्रोलिथ्स, ये इसके औजार थे। और हमने आपको मध्यकाल के बारे में क्या बताया, मध्यकालीन जो उपकरण पाए गए वो फलक के रूप में पाए गए, धनिया और वो थी सर, हाँ, फलकों के रूप में पाए गए। और वो जो औजार बनाए गए थे क्वार्टजाइट पत्थरों के बनाए गए थे। फलक की अधिकता के कारण इसको फलकीय संस्कृति भी कहा जाता है ना। तो ये कुछ चीजें हमने आपको पहले बता रखी है। मध्य पाषाण स्थल हमको राजस्थान में मिलेंगे, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में काफी मात्रा में, दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में भी पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश का एरिया में। इनमें से राजस्थान में बागोर स्थल का उत्खनन भली भांति हुआ। बागोर कहाँ है, राजस्थान में है। यहां से क्या मिला है भाई, हमने पहले लिख रखा फिलहाल, सुस्पष्ट सूक्ष्म पाषाण फलकों का उद्योग था। कहाँ पे, बागोर में। बागोर का जब उत्खनन हुआ तो बागोर के बारे में लिख लेना, यहाँ पर पशुपालन का साक्ष्य मिला है हाँ, सर। पशुपालन का भी साक्ष्य मिला है। सूक्ष्म पाषाण फलकों का उद्योग यहाँ पे स्थापित था। निवासियों की जीविका भी शिकार और पशुपालन से चलती थी। जो यहाँ के निवासी होते थे उनकी जीविका कैसे चलती थी, तो शिकार के रूप में, शिकार करके और पशुपालन से चलती थी। इस स्थल पर बस्ती ईसा पूर्व 5वीं सहस्त्राब्दी के आरंभ से 5000 वर्षों तक रही। मध्य प्रदेश में आदमगढ़, राजस्थान में बागौर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, जो हमने पहले भी आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। इसका समय है 5000 ईसा पूर्व के आसपास का माना जा रहा है। राजस्थान के एक पुराने नमक झील संभर के जमाओं के अध्ययन से प्रतीत होता है कि 7000 से 6000 ईसा पूर्व के आसपास यहां पौधे लगाए जाते थे। जो संभर झील का नमक का जमाव है उसके अध्ययन करने से यह बात सामने आती है, जो यहाँ पे पौधे वौधे लगाए गए थे वो 7000 से 6000 ईसा पूर्व के लगभग के रहे हैं। अभी तक मध्य पाषाण युग की कुछ भी उपलब्धियों का वैज्ञानिक काल परीक्षण हो पाया है। मध्य पाषाण संस्कृति का महत्व मोटे तौर पर 9000 से 4000 ईसा पूर्व तक बना रहा। इसमें संदेह नहीं है कि इसने नव पाषाण संस्कृति का मार्ग प्रशस्त किया था, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल के बारे में हमको क्या क्या जानकारी मिल गई, हमें जानकारी मिल गई। इसने पूरा पाषाण काल के परंपराओं को आगे बढ़ाया, थोड़ा सा उसको विकसित स्वरूप प्रदान किया, ठीक है। इन्होंने सूक्ष्म पाषाण या छोटे पत्थरों के औजारों का प्रयोग करना शुरू किया, जो औजार बने थोड़े से पूरा पाषाण कालीन काल की अपेक्षा सुंदर दिखे। बात समझ रहे ना। और नवपाषाण काल सर नवपाषाण संस्कृति से भी जुड़ा, हाँ, मतलब जो परंपरा, मानवीय परंपरा पहले शिकार, मछली पकड़ना, खाद्य वस्तुएं बटोरने तक ही सीमित थी। मध्य पाषाण ने क्या किया भाई, मनुष्य को पशुपालक बना दिया, ओके, मनुष्य को पशुपालक बना दिया, ध्यान रखना। इसके अलावा मध्य पाषाण काल ने क्या किया, नव पाषाण काल के लिए मार्ग प्रशस्त किया। फिर ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। प्राचीनतम कलाकृतियों की बात करें तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण युग के लोग चित्र बनाते थे। प्रागैतिहासिक कलाकृतियां तो कई स्थानों में पाई जाती, लेकिन मध्य प्रदेश का भीमबेटका स्थल अद्भुत है। भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण विंध्य पर्वत पर है। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। इसमें 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बिखरे 500 से भी अधिक चित्रित गुफाएं हैं। इन गुफाओं के चित्र पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण के बने हुए हैं। तो ये बात हमको याद रखनी है कि जो भीमबेटका गुफाओं में पाए गए चित्र हैं वो पूरा पाषाण से लेकर मध्य पाषाण तक के हैं, ठीक है भाई। कुछ श्रृंखलाओं में तो हाल के समय तक के हैं
परंतु इनमें अनेकों गुफाएं मध्य पाषाण काल के लोगों से संबद्ध हैं। बहुत सारे पशु पक्षी मानव चित्रित हैं। भीमबेटका के बारे में पढ़ा है, जो कि एक शैलाश्रय के रूप में भी प्रसिद्ध रहा है। वो अपनी चित्रकारी के लिए बड़ा प्रसिद्ध भी है। ठीक है, वहां पे हमको प्राचीनतम कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। एक बात याद रखना, जैसे कोई भी चित्रकारी होती है ना, वो डिपेंड करती है उस समाज में होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया के ऊपर। समाज में अगर मान लीजिए चरवाहा समुदाय है, तो लोग कौन सा चित्र बनाएगा? चरवाहा टाइप का बनाएगा नहीं, गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली इन सब का बनाएगा। कोई शिकारी समुदाय है तो कैसा चित्र बनाएगा? शिकार करते हुए, कहीं भाला फेंक के मार रहा होगा, कहीं तीर चलाते हुए, कहीं बंदूक चलाते हुए मार रहा होगा, ऐसे चित्र बनवाएगा शिकारी समुदाय अगर है तो। राजा टाइप का समुदाय, राजा है कोई तो कैसे बनवाएगा? कुर्सी पे बैठा होगा, अपने सिंहासन पे बैठा हुआ चित्र बनवाएगा, अपनी अर्दली लगाए हुआ रहेगा उसकी चित्र बनवाएगा, अपने परिवार के चित्र बनवाएगा, है ना। कोई मंत्रणा चल रही होगी उसका चित्र बनवाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो चित्र क्या करते हैं? समाज की प्रक्रियाओं का द्योतक होते हैं जो चित्र होते हैं, जो आपको जो भीमबेटका में चित्र मिलेंगे वो आपको शिकारी टाइप में मिलेंगे। जैसे अभी इसमें देखिए, इसमें तो उतना साफ नहीं दिख रहा है, ये कहाँ गया वो चित्र, उसको हम अभी दिखा देंगे, गूगल पे भी दिखा देंगे आप लोगों को। तो वो जैसे शिकारी का मतलब शिकार करते हुए चित्र मिलेगा, भाला फेंक के मार रहे हैं या कोई तीर चला रहे हैं, ऐसे चित्र आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पूरा पाषाण मध्य पाषाण युग के लोग चित्र बनाते थे। प्रागैतिहासिक कलाकृतियां तो कई स्थानों में पाई जाती, परंतु मध्य प्रदेश का भीमबेटका स्थल अद्भुत है। ये कहाँ? भोपाल से 45 किलोमीटर दूर दक्षिण विंध्य पर्वत पर है। तो विंध्य पर्वत पर है, यह हमको पता होना चाहिए। ठीक है, विंध्य पर्वत पर स्थित है भीमबेटका हमारा, ये पता होना चाहिए। इसमें 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बिखरे 500 से भी अधिक चित्रित गुफाएं, इन गुफाओं के चित्र पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक के बने हुए हैं। जो आपका भीमबेटका है वहां पे पूरा पाषाण से मध्य पाषाण तक के चित्र देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, कुछ श्रृंखलाओं में तो हाल के समय तक के हैं, परंतु में अनेकों गुफाएं मध्य पाषाण काल के लोगों से संबद्ध हैं। बहुत सारे पशु पक्षी मानव चित्रित हैं। इसमें पशु पक्षी मानव चित्रित हैं, ध्यान रखना। स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है, किस मानव कलाकृतियां हैं, पक्षियों का चित्रण किया गया है, केवल पक्षियों का चित्रण किया गया, तो आप उसमें ध्यान रखना थोड़ा। स्पष्टता इन कलाकृतियों में चित्रित अधिकांश पक्षी और पशु वे हैं जिनका शिकार जीवन निर्वाह के लिए किया जाता था। अभी हमने जो आपको बताया है, हिरण का शिकार करते हुए चित्र बना हुआ है, उसको आपको देखना चाहते हैं। वो कोई ऐसे चित्र नहीं पर्ची वाले जो अनाज उनाज खाते हुए दिख रहे हो, जैसे आज के समय देखो चिड़िया दाना चुग रही होगी, है ना, वैसे चित्र नहीं। बस समझ रहे ना? तो चित्र जो बने हैं वो शिकार जीवन निर्वाह के लिए किया जाता था, उन पर आधारित चित्र मिलेंगे आपको। ये बड़ी रोचक बात है कि मिर्जापुर जिले में अवस्थित बेलन घाटी में विंध्य पर्वत के उत्तरी छोर पर पूरा पाषाण की तीनों अवस्थाएं एक के बाद एक पाई जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। जो बेलन घाटी में प्रमाण मिलते हैं ये हमको कब के हैं? ये 3 अवस्थाएं हैं पूरा पाषाण काल की। इन तीनों अवस्थाओं के चित्र हमको देखने को मिल जाते हैं। लगातार मध्य पाषाणिक नवपाषाणिक अवस्थाएं भी यहीं पर पाई जाती हैं। तीनों अवस्थाएं यहीं पे हैं बेलन घाटी क्षेत्र में। यही बात नर्मदा घाटी के मध्य भाग में, किंतु कई क्षेत्रों में नवपाषाण संस्कृति मध्य पाषाण परंपरा के बाद आती है। यद्यपि परंपरा लौह युग के आरंभ तक, मतलब 1000 ईसा पूर्व तक चलती रही। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व का क्या मतलब है? ऋग्वैदिक काल है वो, है ना, 1500 से 1000 बीसी, याद रखना। नवपाषाण युग की बात करें, यहाँ पे जो मानव है वो क्या बनेगा? खाद्य उत्पादक के रूप में प्रसिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण युग 9000 ईसा पूर्व में आरंभ होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग की एक ऐसी बस्ती मिली है भारतीय उपमहाद्वीप में जिसका समय लगभग 7000 ईसा पूर्व बताया जाता है। ये समय कहाँ, ये जगह कहाँ है? तो है भैया पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मिला हुआ स्थल है मेहरगढ़, जो कि लगभग 7000 ईसा पूर्व का है, और यह एक नवपाषाणिक स्थल भी माना जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। 5000 ईसा पूर्व से पहले इस स्थान के लोग मृदुभान का प्रयोग नहीं करते थे। विंध्य पर्वत के उत्तरी पृष्ठों पर पाए गए कुछ नवपाषाण स्थलों को 5000 ईसा पूर्व तक पुराना बताया जाता है, किंतु सामान्यतः दक्षिण भारत में पाई गई नवपाषाण बस्तियां 2500 ईसा पूर्व से अधिक पुरानी नहीं है। मतलब जो भारतीय उपमहाद्वीप में पहला स्थल मिला मेहरगढ़, वो 7000 ईसा पूर्व का है। फिर जो दक्षिण भारत में पाई गई वो 2500 बीसी से पहले की नहीं देखी जाती हैं। तो नवपाषाणिक स्थल जो दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं वो 2500 बीसी के पहले से नहीं है, मतलब 2500 ईसीबी के बीसी के आसपास के हैं वो। ठीक है ना, ये याद रखना है। कुछ दक्षिण पूर्वी भागों में ऐसे स्थल महज 1000 ईसा पूर्व के भी हैं।
तो हमको क्या पता चलता है कि नवपाषाणिक जो सांस्कृतिक स्थल हैं वो हमको 9000 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है ना, मिले हैं। इस युग में क्या होता था, पॉलिशदार पत्थर के औजार हथियार का प्रयोग करते थे, खासतौर से पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। ये कुल्हाड़ी देश के पहाड़ी इलाकों के अनेक भागों में विशाल मात्रा में पाई गई। आप लोगों को पता होना चाहिए, एक ठीक है भाई, इतना याद रखना अपने को। याद रखना, जैसे जैसे समय बढ़ता गया लोगों के औजार या हथियार बनाने की परंपरा भी विकसित होती गई, उनके औजारों की चमक बढ़ती गई, उनके औजारों में एक सुंदरता देखने को मिलती है। पूरा पाषाण काल में जो औजार हमने देखे वो भद्दे थे, खराब थे, लगते थे, उतने सारे अच्छे चमक नहीं थी उसमें। मध्य पाषाण काल में आए तो यहाँ पे हमको औजार जो देखने को मिले थोड़े से चिकनाहट वाले दिखे, सुंदर दिखे, है ना, तक्षणी खुरचनी जैसे औजार हमको देखने को मिले। नवपाषाण में जब हम आते हैं तो बहुत ज्यादा चमकीले पालिशदार जैसे औजार हमको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब यही है कि इनकी परंपरा ना शुरू से ही चली आ रही है। कुल्हाड़ियां देश के पहाड़ी इलाकों के अनेक भागों में विशाल मात्रा में पाई गई। काटने के इस औजार से लोग कई तरह के काम लेते थे और पौराणिक कथाओं में परशुराम तो कुल्हाड़ी से लड़ने वाले महान योद्धा हो गए थे। ये बात आप लोगों ने भी देखा होगा, ठीक है ना। इसमें एक जगह का नाम आप लोग सुने होंगे अगर, तो जैसे आदमगढ़ के बारे में हमने एक बताया था ना, आदमगढ़ एक जगह थी, आदमगढ़ में फेमस था पशुपालन के उससे मध्य प्रदेश में जी। हाँ, मध्य पाषाणिक स्थल है एक, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे हमको क्या देखने मिलता है, यहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। जो पशुपालन के हमको साक्ष्य यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये मध्य पाषाण काल से ही शुरुआत इनकी मानी जाती है। और याद रखना, उसी मध्य पाषाण काल से ही आप देखेंगे शिकार करना, लोग क्या करते थे, शिकार भी करते थे। ये ध्यान रखना, मछली भी पकड़ते थे, हमने पढ़ रखा चैप्टर में, मछली पकड़ते थे और खाद्य संग्रह भी करते थे, ठीक है, खाद्य संग्रह भी करते थे। मतलब क्या हुआ कि पूरा पाषाण की अपेक्षा मध्य पाषाण काल में लोगों का जो जीवन था वो कैसा था, जीवन स्तर ठीक ठाक हो गया था। बात ये समझ के रखनी, ठीक है, ठीक है भाई जी सर। चलिए, नवपाषाण युग के निवासियों द्वारा व्यवहृत कुल्हाड़ियों के आधार पर हम उनकी बस्तियों के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र देखते हैं, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी। उत्तर पूर्वी समूह के नवपाषाण औजारों में वक्रधार की आयताकार कुल्हाड़ियां देखने को मिली। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, वक्रधार की आयताकार कुल्हाड़ियां देखने को मिलेंगी। उत्तर पूर्वी समूह की कुल्हाड़ी कैसे मिलेगी, तो उत्तर पूर्वी समूह की जो कुल्हाड़ी होगी वो पॉलिशदार पत्थर की होती थी, इसमें आयताकार दस्ता लगा रहता था और कभी कभी कंधेदार खंतियां, शोल्डर्स हो, स्कंधियां हो भी लगी होती थी, ठीक है। दक्षिण समूह की कुल्हाड़ी कैसी होगी कि बगलें अंडाकार होती थी और हत्था होता था नुकीला। यहां पे आप देख सकते हैं, ये कुछ औजार पाए गए हैं नवपाषाण में, बुर्ज होम से मिले हैं। उत्तर पश्चिम में कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति की कई विशेषताएं हैं। कश्मीरी जो उत्तर पश्चिम में कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति, उसकी कई सारी विशेषताएं हैं। उसमें से एक विशेषता इनकी है गर्तावास। गर्तावास मतलब गड्ढा में जो घर बनता था। मृदभांड की विविधता, ये लिख लो आप लोग, पत्थर और हड्डी के तरह तरह के औजार का प्रयोग, साथ ही सूक्ष्म पाषाण का पूरा अभाव। ये क्या है, ये विशेषता है कश्मीरी संस्कृति का, कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति की विशेषता है ये, ठीक है ना, इसको लिख लीजिए आप लोग, ओके। इसका एक महत्वपूर्ण स्थल है बुर्ज होम। बुर्ज होम मतलब होता है भूर्ज वृक्ष का स्थान। बुर्ज होम का अर्थ आपको पता होना चाहिए, तो बुर्ज होम का अर्थ क्या है, भूर्ज वृक्ष का स्थान, हाँ, भूर्ज वृक्ष का स्थान। यहां से मिलेंगे आपको गर्तावास, है ना, यस सर। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ के लोग जो होते थे जमीन के नीचे, मतलब यहाँ पे गर्तावास भी मिला है। गर्तावास के साथ साथ यहाँ के जो लोग हुआ करते थे वो शिकार भी करते थे और मछली भी मारते थे, मछली पकड़ते थे, है ना, ये याद रखना, ठीक भाई। चलिए लगता है वो खेती से परिचित थे भाई। अनाज इनका पास है, ऐसा लग रहा है ना कि शिकार और मछली का जमीन के नीचे घर बना लेते थे, झील के किनारे, वो भी खास करके परिचित थे। एक अन्य नवपाषाण स्थल है गुफ कराल। गुफ कराल क्या है भाई, गुफ कराल का मतलब होता है, ये देखो लिखा ही गया है, कुलाल या कुम्हार की गुहा। लिख लो, इसमें जगह नहीं है, ये तो लिख देते हैं। गुफ कराल का मतलब होता है कुलाल या कुम्हार की गुहा, ओके।
यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन दोनों धंधे करते थे। जो गुफ कराल जगह है वहां के लोग खेती भी कर रहे थे, पशुपालन का काम करते थे। कश्मीर में नवपाषाण युगीन लोग न केवल पत्थर के पालिशदार औजार का प्रयोग करते थे, बल्कि इससे भी मजेदार बात है कि वे हड्डी के बहुत सारे औजार और हथियार का भी प्रयोग करते थे। भारत में सिर्फ चिरांद ही एक और स्थान है जहां हड्डी के अनेक उपकरण मिले हैं। चिरांद, चिरांद कहाँ पड़ेगा? बिहार में। बिहार में है सर। चिरांद आपका बिहार में है। गंगा घाटी का क्षेत्र है, ये भी याद रखना। बिहार के वैशाली में शायद सारण में। गंगा घाटी का क्षेत्र है, टाउन में है चिरांद पर। का क्षेत्र है। और यहाँ ये क्या है? एक नवपाषाणिक स्थल है, नवपाषाणिक स्थल है। ठीक है, चलो यहां पे क्या मिला? हड्डी के उपकरण देखने को मिले हैं, हड्डी के उपकरण। ठीक भाई, ये बात भी हमको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। ये कहां पे है? गंगा के उत्तरी किनारे पर, पटना से 40 किलोमीटर पश्चिम में है। यहाँ के उपकरण हिरण के सींग से, यहाँ के जो उपकरण रहे हैं वो कैसे, किसकी हड्डी के रहे हैं? हिरण के सींग। हिरण के सींग का प्रयोग करके औजार बनाया गया यहाँ पे। ठीक है, उपकरण हिरण के सींग के हैं। परवर्ती नवपाषाण परिवेश में 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए गए। यहाँ बस्ती इसलिए संभव हुई कि गंगा, सोन, गंडक, घाघरा इन 4 नदियों का संगम स्थल होने के कारण यहाँ खुली जमीन उपलब्ध थी। पर यहाँ की नवपाषाण संस्कृति में पत्थर के औजारों की कमी ध्यान देने योग्य है। आप लोगों को हम जब चैप्टर की शुरुआत किए थे, इस चैप्टर की नहीं, जब हम इस किताब की शुरुआत किया था, हमने क्या क्या बात की थी उसमें, कि जो सभ्यता का विकास, सभ्यता की शुरुआत हुई वो उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई उधर के जो जंगल थे उनको काटना आसान था, वहां की लकड़ियां बड़ी मुलायम मुलायम होती थी। ठीक है, यही तो हमने बताया था। तो उनको क्या किया, उन्होंने पत्थरों से काटना शुरू किया, उनको तांबे से भी काटना आसान लगा। लेकिन वो जैसे जैसे पूरब की ओर बढ़ते गए, जैसे गंगा घाटी जब क्षेत्र में वो पहुंचते हैं तो उनको बड़ी मशक्कत का सामना, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है अपने जीविका के लिए, क्योंकि यहाँ पे जंगल बहुत ज्यादा है ना ये एरिया, क्योंकि बड़ा विकसित वो उपजाऊ क्षेत्र है, बारिश भी अच्छी खासी हो रही है, खेती करना आसान नहीं है। बात समझ रहे ना? तो अब इधर जैसे जैसे बस्ती का विकास होता चलेगा ना, धीरे धीरे लोहा वाला युग स्टार्ट होने लग जाएगा। 1000 ईसा पूर्व के आसपास की ही घटना है जब लौह युग की शुरुआत मानी जाती है। ये बताया ना पहले, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। पर यहाँ की नवपाषाण संस्कृति में पत्थर के औजारों को कमी ध्यान देने योग्य। यहाँ पे पत्थर के औजार इसीलिए नहीं मिले थे। ठीक है, पत्थर की बहुतायत तो थी नहीं। हमने क्या बताया था कि पत्थर या कोई भी चीज अगर कहीं देखने को मिलती है, इसका मतलब साफ है कि वहां पे वो अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। भाई तटवर्ती क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति मछली की जगह आलू, प्याज, टमाटर को प्रेफर क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसको आसानी से मछली मिल जाती खाने के लिए, उनकी परंपरा बन गई है। हम सब गंगा घाटी क्षेत्र में रहते हैं, हमारे यहाँ सब्जी के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, हम सब्जी खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे। बात समझे ना? तो हमारे यहाँ इधर पत्थर उतने नहीं मिले, तो पत्थर के औजार हमको कहां से मिल जाएंगे? फिर दक्षिण भारत में जाओगे आपको पत्थरों की भरमार लगी मिलेगी, पत्थरों के औजार खूब सारे मिल जाएंगे। बात समझ रहे ना आप लोग? जी सर। जहां पर जो चीज आसानी से मिल जाती थी उसका यूज वहां पे होता था। अब याद रखना कि हमारे गंगा घाटी के क्षेत्र, हमारे इस क्षेत्र में जो ये पत्थर के औजारों की कमी देखने को मिलती है, उसका प्रमुख कारण है पत्थरों का ना पाया जाना। बात क्लियर हो गई? याद रखना इस बात को। बुर्जहोम के लोग रूखड़े धूसर मेढभांड का प्रयोग करते थे। बुर्जहोम के लोग जो होते थे, ये रोचक बात है कि यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के शवों के साथ दफनाए गए हैं। बुर्जहोम में एक चीज और याद रखना, बुर्जहोम में हिरण के सींग के बने उपकरणों का प्रयोग होता था, ये तो याद रखना है। और ये बुर्जहोम जो जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पे सबसे अधिक नवपाषाणिक स्थल भी, नवपाषाणिक उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मालिक के साथ कुत्ता, मतलब मानव के साथ कुत्ते का दफनाया हुआ, कुत्ता था कि बकरी थी? कुत्ता भी है। ठीक है, प्रथा भारत के अन्य किसी भी भाग में नवपाषाण युगीन लोगों में शायद नहीं थी। बुर्जहोम वास स्थान की सबसे पूर्व की तिथि 2700 ईसा पूर्व की है, लेकिन चिरांद में मिली हड्डियों की तिथि 2000 ईसा पूर्व से बहुत पहले नहीं रखी जा सकती है। और संभवतः यहाँ के औजार पछेती नवपाषाण काल के हैं। कहाँ के? चिरांद के। तो चिरांद के जो क्या बोलते हैं औजार मिले हैं, वो कैसे हैं? पछेती नवपाषाण के हैं। ठीक है, नवपाषाण युग के लोगों का दूसरा समूह दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में रहता था। वे लोग आमतौर से नदी के किनारे ग्रेनाइट की पहाड़ियों के ऊपर या पठारों में बसते थे। वे पत्थर की कुल्हाड़ी का और कई तरह के प्रस्तर फलकों का भी प्रयोग करते थे। पक्की मिट्टी की मूर्तिकाओं, मतलब फिंगरिंस नाम सुना होगा आप लोगों ने, पहले भी हम पढ़े हैं एनसीईआरटी में, से प्रकट होता है कि वे बहुत से जानवर पालते थे। उनके पास गाय, बैल, भेड़, बकरी, जो दक्षिण भारत में, जो गोदावरी घाटी क्षेत्र में रहने वाले लोग थे, जो नवपाषाणिक स्थल था, वहां पे ये गाय, बैल, भेड़, बकरी पाले जाते थे। सिलबट्टे का भी प्रयोग करते थे लोग। सिलबट्टा भी हमने
वो दूसरी एनसीईआरटी किताबें उनमें हम देखे हैं सिलबट्टे का भी प्रयोग किया उन्होंने। इससे ये मालूम होता है कि वो अनाज पैदा करना जानते थे तभी ना पीसेंगे। सिलबट्टा का प्रयोग पीसने कुटने के लिए ना किया करते ना भाई। जी जी सर। सर 6th क्लास के एनसीईआरटी में नवपाषाण में तीसरा क्षेत्र नवपाषाण युग के औजार मिले, जहां पे वो आसम की पहाड़ी है। तीसरा क्षेत्र आपको आसम की पहाड़ी वाला एरिया है। नवपाषाण औजार भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर मेघालय की गारो पहाड़ियों में भी पाए गए। मेघालय की गारो पहाड़ी याद रखना। इसके अतिरिक्त हम विंध्य के उत्तरी प्रदेश मिर्जापुर इलाहाबाद जिलों में भी कई नवपाषाण पाते हैं। इलाहाबाद जिले के नवपाषाण स्थलों के विषय में बताया गया है कि यहाँ ईसा पूर्व 6वीं सहस्राब्दी में भी चावल का उत्पादन होता था। ठीक है, अब यहाँ पे एक जगह का नाम याद रख लेना, पता नहीं कोल डिहवा कहाँ पे है? सर इलाहाबाद। ये तो इलाहाबाद में चावल के अवशेष पाए गए। चावल के साक्ष्य, ये बोला जाता प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल है। चावल के साक्ष्य वाला स्थल है। कब का है ये? तो समय लिखोगे तो 6500 बीसी के आसपास का है। ओके, मतलब नवपाषाण काल की बात चल रही है। जिन कई नवपाषाण स्थलों का या नवपाषाण परतों वाले स्थलों का उत्खनन हुआ उनमें प्रमुख है कर्नाटक में मस्की, आपने सुना होगा, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, हल्लूर, कोडक्कल, पिकलीहल, संगनकल्लू, टी नरसीपुर, टक्कलकोट्टा, तमिलनाडु में पय्यमपल्ली। ये ऐसे कुछ जगह हैं जहां पर हमको नवपाषाणिक स्थल देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? ओके, नहीं समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं सर आ रहा है। ओके, तो ध्यान रखना भाई। आगे चलते हैं। उतनूर आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण नवपाषाण। उतनूर क्या है? उतनूर आंध्र प्रदेश का है। ये नवपाषाण स्थल है, याद रखना है। यहाँ जान पड़ता है कि दक्षिण भारत में नवपाषाण अवस्था 2000 से 1000 ईसा पूर्व तक जारी रही है। कर्नाटक के पिकलीहल के नवपाषाण युगीन निवासी पशुपालक थे। जो पिकलीहल के लोग थे वो कैसे थे? वो पशुपालक होते थे। गाय, बैल, बकरी, भेड़ ये सब पालते भी थे। खंबे खूंटे गाड़ गाड़ कर मवेशी के बाड़े बनाते और उनके बीच में क्या करते थे? मौसमी शिविरों में रहते भी थे। यहाँ पर एक जगह पाई गई है, उसका नाम है मेरे ख्याल से संगनकल्लू नाम है। संगनकल्लू, आंध्र प्रदेश में। सर वहां तो आग के अवशेष मिले। हाँ, हाँ। वहां पे संगनकल्लू ही तो है ना? जी सर 6th क्लास में दिया हुआ। तो याद रखना, खूंटा खूंटा गाड़ के यहाँ रहते थे लोग। इन बाड़ों में वो गोबर जमा करते थे, फिर उस सारे शिविर स्थल में आग लगाकर उसे साफ कर देते ताकि अगले मौसम में फिर शिविर लगाए जाएं। पिकली हल में राख के ढेर और निवास स्थल दोनों मिले हैं। पिकली हल कहाँ? कर्नाटक है। यहाँ पे राख के ढेर भी मिले हैं, निवास खड़ी से मिला हुआ है ना। नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय थे। पत्थर की कुदालों खोदने के, कुदालों को हो बोला जाता था। हो शब्द याद रखना, कुदाल बोला जाए या फिर उनको बोला जाए हो, दोनों एक ही है। ठीक है, ध्यान रखो। खोदने के डंडों से जमीन खोदते थे। डंडों में एक और 1 से आधे किलोग्राम वजन के पत्थर के छल्ले लगे रहते थे। पत्थर के पॉलिशदार औजारों के अलावा सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे। ठीक है, वो मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार आयताकार घरों में रहते थे। ये कहाँ रहते थे? ये रहते थे मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार घरों में। बताया जाता है गोलाकार घरों में रहने वालों की संपत्ति पर सामुदायिक स्वामित्व होता था। जो गोलाकार घर में रहते थे ना, उनकी संपत्ति पर सामुदायिक स्वामित्व होता था। जो भी हो, इतना तो निश्चित है कि नवपाषाण युगीन लोग स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे। ये रागी और कुल्थी पैदा करते थे। रागी और कुल्थी भी ये लोग पैदा करने लग गए थे, जो नवपाषाणिक लोग हुआ करते थे। ठीक है, मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। मेहरगढ़ में जो थे वो सब अधिक उन्नत अवस्था में देखने को मिलते हैं। ठीक है, मेहरगढ़ बार बार इसका नाम आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा हम सब देख भी लेते हैं। सॉरी, ये है अपना मेहरगढ़। ठीक है, अरे ये मेहरगढ़ नहीं है भाई, मतलब ऐसे बता दे रहे हैं। मेहरगढ़ यहाँ मिलेगा इस एरिया में। ठीक है, तो मेहरगढ़ अपना है। मेहरगढ़ में क्या क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे याद रखना कि पाषाण काल से लेकर पाषाण से हड़प्पा तक के, हड़प्पा मतलब सिंधु सभ्यता तक के अवशेष मिलते हैं। तक के अवशेष देखने को मिलेंगे। ओके, इसकी खोज किसने की है? इसकी खोज किसने की है? नाम याद है किसी को? मेहरगढ़ की सर। भारत शर्मा नहीं हाँ, तब कौन? सर लाल करके बाद थे लास्ट में सर करके दयाराम सर। इसकी खोज की है डी टेरा महोदय ने। डी टेरा महोदय ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1935 में। ओके, ये याद रखना इसमें। ठीक है भाई, ओके, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो इतना हमें ध्यान रखना है। ठीक है,
और एक जो जगह बता रहे थे बेल्लारी, कर्नाटक के बेल्लारी में है संगनकल्लू, वो राख का टीला वहां पे पाया गया है। पशुपालक समुदाय के मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष हैं वो। संगनकल्लू में जो राख के टीले मिले हैं, क्या मिला है? राख का टीला। ये कैसा है राख का टीला? पशुपालक समुदाय के, वही अभी जो पढ़ा रहे थे, पशुपालक समुदाय के मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष। ठीक है, ये आपको देखने को वहां पे मिलेंगे। चलिए, मेहरगढ़। मेहरगढ़ नवपाषाण युग के लोग यहाँ पे अधिक उन्नत अवस्था में थे। ये सब गेहूं, जौ, रुई ये सब उपजाते भी थे, साथ में कच्ची ईंट के मकान भी बनाते थे भैया। कच्ची ईंट के मकान में रहते थे। चूंकि नवपाषाण अवस्था के कई वास स्थान अनाजों की खेती करते थे, पशु पालते थे, इसलिए उन्हें अनाज रखने के बर्तनों की जरूरत हुई। फिर पकाने, खाने पीने के पात्रों की भी जरूरत पड़ी। पीने वाली बात देखो तब भी हो रही थी। ठीक है, समझ लीजिए, मतलब आप पानी पीने की बात कर रहे हैं भाई, ऐसे उल्टा ना सोचना। अतः कुंभकारी सबसे पहले इसी अवस्था में देखने को मिलती है, दिखाई देती है। कुंभकारी मतलब बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे अनाज को भंडारित करने के लिए। आज भी अपने गांव में आप देखे होंगे, अब तो गांव में किसी के पास कच्चा मकान नहीं है, कुछ ही लोगों के पास है, तो मिट्टी की डेहरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। पहली चीज, आप मिट्टी की डेहरी की जगह कौन जगह उसका स्थान ले लिया है? तो ये जो टीन वाला बड़ा बड़ा कनस्तर होता है, उसने जगह ले लिया उसका। सर वहां कोठी पे की बात कर रहे अभी हैं भी है। यहां तक ध्यान रखना। अतः कुंभकारी सबसे पहले कहां मिलती है? तो भैया नवपाषाण स्थल हमको कुंभकारी के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारा जो नवपाषाण काल है ना, कुंभकारी की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। कुंभकारी की शुरुआत, ये भी इनको याद रखना चाहिए। ठीक है, आरंभ में हाथ से बनाए गए मृदभांड मिले, बाद में मिट्टी के बर्तन चाक पर बनने लगे, मिट्टी के बर्तन चाक पर बनने लग गए। इन बर्तनों में पॉलिशदार काला मृदभांड, देखो क्या क्या है बर्तनों पर, पॉलिशदार काला मृदभांड, धूसर मृदभांड, और ये क्या है? चटाई की छाप वाले मृदभांड इसमें शामिल है। कौन कौन से मृदभांड शामिल है ये आपको पता होना चाहिए। नवपाषाण युग के सैल, कुल्हाड़ी, बसुला, छेनी, बसुला उसको समझते होंगे? बस चलो, ठीक है, ध्यान रखना। बसुला आदि औजार देखने को मिलते हैं कहां पे? ये सारे औजार आपको उड़ीसा में, छोटा नागपुर के पहाड़ी इलाकों में भी पाए गए हैं। हाँ, ढूंढ कर भेजो। परंतु मध्य प्रदेश के कुछ भाग में, उत्तरी दक्कन के कई प्रदेशों में नवपाषाण बस्तियों का आभास आमतौर से बहुत कम मिलता है। देखो, नवपाषाणिक बस्तियां जो कम पाई जाती है वो उत्तरी दक्कन के कई प्रदेश में मिलती हैं। मध्य प्रदेश के एरिया में आपको ऐसे मिलता है कि वहां पे नवपाषाणिक बस्तियां देखने को नहीं मिलती हैं, कम ही हैं। जिसका कारण क्या है? तो कम है, इसका कारण यह है कि यहां पर ऐसे पत्थर ही नहीं थे जिन्हें आसानी से खराद कर चिकना किया जा सके। उत्तरी दक्कन का मतलब है ना, उत्तरी दक्कन का मतलब है मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि का एरिया। मालवा उलवा का जो पठार वाला एरिया दिख रहा हमको, ये सब मध्य प्रदेश में ही तो आएंगे भाई। यहां पे यही बोले ना, दक्कन पठार, उत्तरी दक्कन के कई प्रदेश। उत्तरी दक्कन का प्रदेश आपका कौन सा हो गया? नर्मदा से थोड़ा सा दक्षिण वाला एरिया, ये जो अहमदनगर, ये आपको नागपुर, ये सब दिखते हैं, ये वाले एरिया। इधर फिर ऊपर आ जाओ, मध्य प्रदेश वाला एरिया जो आपको देखने को मिलेगा, कौन सा? मालवा पठार है और बुंदेलखंड पठार है, ये सब पठार जो आपको देखने मिलते हैं। तो वहां पे पत्थर नहीं मिलते थे, इसलिए आसान नहीं था कि वहां पे ऐसी बस्तियों का विकास हो सके। 9000 से 3000 ईसा पूर्व के बीच की अवधि में पश्चिम एशिया में भारी तकनीकी प्रगति हुई। इसी अवधि में लोगों ने खेती, बुनाई, कुम्भकारी, भवन निर्माण, पशुपालन, लेखन, इन सबका कौशल विकसित किया। तो 9000 से 3000 ईसा पूर्व के बीच में ये सारी चीजों का विकास हुआ है। लेकिन भारत में ये सारा विकास कुछ विलंब में से हुआ। फिर भी भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग ईसा पूर्व 6वीं सहस्त्राब्दी के आसपास शुरू हुआ। चावल, गेहूं, जौ आदि सहित कई महत्वपूर्ण फसलें इस उपमहाद्वीप में इसी अवधि से उपजाई जाने लगी। संसार के इस भाग में कई गांव बसे। लगता है यहां आकर मानव ने सभ्यता के द्वार पर पांव रखा था। ठीक है ना? प्रस्तुत युग के लोगों की एक भारी लाचारी थी। लाचारी क्या थी? कि वो पूरी तरह से पत्थर के ही औजारों हथियारों पर आश्रित थे। ठीक है, मतलब प्रस्तर युग के जो लोग थे उनकी सबसे बड़ी लाचारी थी कि वो औजार और हथियार के लिए पत्थरों पर ही निर्भर रहते थे। उनके पास और कुछ था नहीं, इसलिए वो पहाड़ी इलाकों से दूर जाकर बस्तियां नहीं बना सकते थे। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रस्तर युग के लोग पहाड़ी इलाकों के आसपास ही अपनी बस्तियों का निर्माण करते थे, उसका प्रमुख कारण क्या था? तो क्या कारण रहा होगा? तो वही एक कारण कि इनको आसानी से पत्थर मिल जाते थे जिनसे औजार और हथियार का विकास करते थे। बात समझे? उसी से खेती भी कर लेते थे, उसी से शिकार भी कर लेते थे, उसी से अपना घर द्वार बना लेते थे, ये सारा काम कर लेते थे। इसीलिए वो पहाड़ियों से दूर जाकर नहीं बस पाए। बात समझ गए ना भाई?
याद रखना, वो पहाड़ियों के ढलानों पर, गुफाओं में, पहाड़ियों से नदी घाटियों में ही अपना निवास बना सके। साथ ही काफी प्रयास के बावजूद ये सिर्फ उतना ही अनाज पैदा कर सकते थे जितने से किसी तरह अपना जीवन बसर कर सकें। ठीक है, अब ये चैप्टर हो गया आपका समाप्त। ठीक है, ये चैप्टर हो गया समाप्त। और हमको अब क्या करना है, इसमें देखो प्रश्न दिया गया, भारत में पाषाण युग किन किन अवस्थाओं से में विभाजित है? इस विभाजन का आधार क्या है? विभाजन का आधार क्या है भाई? औजारों की बनावट, है ना? औजारों की बनावट ही तो है। पहले भद्दे मिले, बड़े मिले, फिर उसके बाद थोड़े छोटे मिले। नवपाषाण काल में थोड़े पॉलिशदार भी रहे। नवपाषाण काल में तो ज्यादा चमकीले देखने को मिले, छोटे छोटे सुंदर सुंदर औजार हमको देखने को मिले। इन्हीं के आधार पर तो बांटा गया है ना। जी सर। Yes, sir. ए ऊपर वाले उठा ले रे बाबा, हमको नहीं, पढ़ो सीखो। पल्लवरम एक जगह है, इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस वुडफुट ने। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। वेरी गुड। ठीक है, ध्यान रखना। एक जगह है, महदहा का नाम सुना होगा। जी सर। महदहा, ये क्यों फेमस है? युगल जोड़ी के लिए। अरे भगवान, सर ये तो आपके नोट्स में था। हाँ, मिला है सर यहाँ से। हड्डी सिंह निर्मित उपकरण, पहली चीज तो ये। सर इस यहाँ वाली बुक में तो अभी चिरांद पड़े थे। हाँ, यहां से कब्रिस्तान भी मिला है, कब्रिस्तान भी मिला है। यहां से बूचड़ खाना भी मिला है। बूचड़ खाना संकुल क्षेत्र आपको देखने को मिलता है महदहा में। यहां पे आपको झील क्षेत्र भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहीं पे एक चीज और याद रखना, ये जो हड्डी और सींग निर्मित उपकरण है ना, ये आपको सराय नाहर राय में भी देखने को मिलेंगे। सराय नाहर राय में भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ और कहां मिलेंगे? दमदमा में भी। ठीक है, दमदमा में भी देखने को मिलेंगे ये। अब दमदमा की जब बात कर रहे हैं ना, दमदमा से एक चीज याद रखना, यहां पे 41 मानव समाधान मिले हैं। 41 मानव समाधान मिले। 41 जो मानव समाधान है, इसमें 5 तो युगल हैं। ठीक है, एक एक कैसा है जिसमें 3 मानव कंकाल मिले हैं। 3 मानव कंकाल वाला है एक, और बाकी सब सिंगल वाले हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा हमको पता रहना चाहिए। ठीक है भाई, याद रखना है। अब अगला जब चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें बहुत सारी चीजें और भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, चिंता मत करो, अच्छा खासा करेंगे हम सब। ठीक है, एक जगह है लेखहिया। लेखहिया का नाम पढ़े थे क्या हम लोग? लेखहिया क्या है भाई? देखो, लेखहिया आपको मिलेगा विंध्य क्षेत्र में। विंध्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा लेखहिया। ये मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरण है यहाँ। ठीक है, याद रखना, यहां से हमको 17 मानव कंकाल देखने को मिलते हैं। 17 मानव कंकाल यहां से देखने को मिलते हैं। ओके, और बाकी तो आपको सब पता ही है। मेहरगढ़ के बारे में बता ही दिए थे। गुफ कराल लोगों द्वारा कृषि पशुपालन यहाँ पे किया गया। बुर्जहों के बारे में पता ही है। हिरण के सींग से निर्मित संगम कल्लू के बारे में आपको बता ही दिए हैं। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिवा इलाहाबाद में है, ये आपको हम पहले ही बता दिए हैं, है ना? नहीं बताए हैं क्या? बोल क्यों नहीं रहे हैं सब लोग? और गुजरात का लंघनाज के बारे में भी आपको बताए हैं। गुजरात का लंघनाज में क्या है? यहाँ पे आपको लंघनाज कहाँ पे है? गुजरात में भैया। ये कैसा स्थल है? ये मध्य पाषाणिक स्थल है। पहली बात तो ये याद रखो, मध्य पाषाणिक स्थल है, ये ध्यान रखो, मध्य पाषाणिक स्थल है। ओके, ये बात हो गई। यहां से हमको क्या मिलेंगे? पशु की हड्डी मिलेगी। पशु की हड्डी मिल जाएगी हमको। कब्रिस्तान यहां से मिल जाएगा हमको। कब्रिस्तान हमको यहीं से मिल जाएगा। यहीं से हमको मिट्टी के बर्तन भी मिल जाते हैं। ठीक है ना? ये कुछ चीजें यहाँ पे याद रखना है। अब ये जो हमारा महदहा, सराय नाहर राय, दमदमा, ये सब यूपी में पाए जाते हैं, तीनों जगह। बहुत पढ़ना है, ठीक है ना? ये हमको याद रखना भाई। और एक चीज और याद रखना, विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण की खोज के बारे में। विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण की खोज किसने की थी? CL
कार्लाइल महोदय। ठीक है, कब किए थे? 1867 में। ओके, चिंता ना करो, ऐसे नॉर्मल नॉर्मल सा वीडियो में। ठीक है, यूपी में एक जगह है संत कबीर नगर, जगह का नाम है लहुरा देव। लहुरा देव यूपी में ही है। संत कबीर नगर जिला है भैया, यहीं पे पाया है ये जगह, उत्तर प्रदेश में ये जगह है। ये क्या है? कृषि करने के। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है। ठीक है, प्राचीनतम कृषि साक्ष्य का स्थल है। कब से कब तक का? 9000 से 7000 बीसी का, सॉरी 9000 से 8000 बीसी का है। ठीक है, ये भी बात याद रखना है। अब इसमें मक्का का पहला साक्ष्य, ये सब भी चलो कल बता देंगे ये सब। ठीक है, आप लोग भी